राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो समाज में हमेशा चर्चा का विषय रहा है, बहुत सारे लोग इस कानून के बारे में अनभिज्ञ हैं, आधा अधूरा ज्ञान लोगों के पास है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति क्या अपनी जमीन बेच सकता है, क्या ऐसे व्यक्तियों की जमीन खरीदी जा सकती है, क्या ऐसे व्यक्तियों की जमीन रजिस्ट्री कराई जा सकती है, क्या ऐसे व्यक्तियों की जमीन का विक्रय किया जा सकता है, पट्टा किया जा सकता है, बंधक किया जा सकता है, दान किया जा सकता है या नहीं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पे तरह तरह के लगने वाले आरोप, तरह तरह से इस पे लगने वाले आक्षेप, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें जो लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, उन पे से पर्दा हटा देंगे। आइए देखते हैं क्या है ये कानून कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अर्थात SC/ST व्यक्ति क्या अपनी जमीन को बेच सकता है या नहीं, अगर बेच सकता है तो कब बेच सकता है, कब नहीं बेच सकता है, कैसे बेचा जाएगा, सभी प्रकार की समस्याएं। ठीक है, एक भी समस्या आपकी नहीं रह जाएगी, बस केवल इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और आप आसानी से SC/ST की जमीनों का अंतरण करा सकते हैं बिना किसी कानूनी बाधा के। लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि पहली बार आए हैं तो, और इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहले से अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बात है कि सदियों से ये समाज दबा कुचला रहा है। ठीक है, दलित समाज के नाम से जाना जाता है। इसके पास कृषि भूमि की तो बात छोड़ दीजिए, रहने तक का अपना मकान, कोई जमीन नहीं थी। ये स्थिति थी इस समाज की। ठीक है, कि रहने के लिए मकान की तो बात छोड़िए, जगह तक नहीं थी, तो खेती जमीन की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, इन लोगों के मन में ये धारणा हो गई थी कि अब मुझे जमीन की क्या जरूरत है। भाई, जब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर ही नहीं रही है, उनके पास जमीनें नहीं हैं, तो उनको बच्चों के दिमाग में कहां से ये बात आएगी कि हमें भी खेती करना चाहिए, हमारे पास भी जमीन हो। ठीक है, तो जब देश में आजादी की बयार वही, देश आजाद हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे तरह तरह के कानून बनाए गए। देखा गया कि इस समुदाय के पास जमीन ही नहीं है, खेती करने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। ठीक है, इनके खेती करने के लिए इन्हें जमीनें दिए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के माध्यम से। उसके बाद इन्हें मकान बनाने के लिए जमीन देने की व्यवस्था की गई। आज भी देखिए, भारत सरकार, राज्य सरकारें आवास के लिए, ठीक है, पैसा उपलब्ध कराते हैं, आवास बना के भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो चली आ रही है, ये इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग देखेंगे कि ये जो कानून बनाया गया, इस पे रोक क्यों लगाया गया कि SC/ST व्यक्ति अपनी भूमि का अंतरण नहीं कर सकता, कि आखिर क्यों? तो क्यों का प्रश्न बस इतने में छिपा है क्योंकि इनको भूमि का महत्व नहीं पता था और इनके पास उतना समझ नहीं थी। इनको लोग बहला फुसला करके इनकी जमीनें ले सकते थे। यानी जब सरकार ने इन्हें जमीनें दी तो ये जमीनें कहीं लोग बहला फुसला के ले ना लें, या ये उसका मूल्य ना समझ पाए, कहीं अंतरित ना कर दें, इसे रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया। तो वर्तमान में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम समाप्त हो गया है। उसकी जगह पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कानून बनाया गया है। इसकी धारा 98 और 99 अनुसूचित जातियों पे जो प्रतिबंध है वो धारा 98 में है, और अनुसूचित जनजातियों के अंतरण पे जो प्रतिबंध है वो धारा 99 में है। लेकिन जो प्रावधान SC पे लागू होता है धारा 98 के तहत, सेम वही प्रावधान धारा 99 में अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होता है। तो एक अगर आप समझेंगे SC के बारे में तो ST का अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। मैंने
दो तरह की भूमियों की बात की है इस वीडियो में, क्योंकि सभी के पास अमूमन दो तरह की भूमियां हैं, या तो उसके पास खेती की जमीन है यानी जिसको एग्रीकल्चरल लैंड कहते हैं, या तो उसके पास रहने की जमीन है जिसको आबादी स्थल कहते हैं। ठीक है, प्लाट हो चाहे मकान हो वो सब आबादी स्थल में आता है, और जो खेती करने की भूमि है जिसमें बाग भूमि वगैरह भी शामिल है वो एग्रीकल्चरल लैंड आता है। तो ये जो प्रतिबंध है, ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिबंध है ये एग्रीकल्चरल लैंड पे लागू है, खेती की जमीनों पे लागू है, आबादी स्थल की जमीनों पे लागू नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए मैंने दो भाग में बांटा, सबसे पहले कृषि भूमि का, और उसके बाद फिर लिखा है कृषि भूमि को कलेक्टर की अनुमति से जांच के उपरांत विक्रय, पट्टा, बंधक या दान कर सकेगा। यानी कुल मिला के मैंने मोटा मोटा 3 पार्ट में बांटा। 3 पार्ट में क्या, इधर भी कृषि भूमि है, इधर भी कृषि भूमि है, और इधर आबादी की भूमि है। आबादी की भूमि पे धारा 98 एवं 99 का प्रतिबंध नहीं लागू होता है, अर्थात उनकी प्लाट खरीदना है आपको, जो मकान के लिए है, मकान की जमीन है, ठीक है, उससे आपको खरीदना है, तो कोई प्रतिबंध नहीं, कोई परमिशन नहीं, किसी से कोई राय मशवरा करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जमीन आपको बेच सकता है, आप खरीद सकते हो। तो लिखा है आबादी की भूमि पर धारा 98 और 99 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। केस भी है इस पे, मोहम्मद हनीफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 का केस। इस केस में ये विवाद आया भी था, ठीक है, जिसपे प्रतिबंध तो अंतरण को शून्य घोषित किया गया, लेकिन ऊपर के कोर्ट ने कहा कि आबादी स्थल की जमीन पे धारा 98 और 99 का प्रतिबंध नहीं लागू होता है, वो अपनी जमीन को बेच सकता है, अपने मकान को, अपने खेत को, अपने प्लाट को, अपने मकान को, अपने प्लाट को बेच सकता है, कलेक्टर से परमिशन की जरूरत नहीं है। अब आइए कृषि जमीनों पे, जो कृषि भूमियां हैं, खेती की जमीनें हैं, उन पे 2 नियम है। एक है कलेक्टर की अनुमति से बेचा जा सकता है, दूसरा है कलेक्टर की अनुमति के बिना भी बेचा जा सकता है। यानी हर दशा में कलेक्टर की अनुमति जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी दशाएं हैं जब बिना कलेक्टर की अनुमति से भी बेचा जा सकता है, और कुछ ऐसी दशाएं हैं जब कलेक्टर की अनुमति से बेचा जा सकता है। यानी कुल मिला के बेचा जा सकता है, बस कुछ शर्तें हैं जब अनुमति जरूरी है, कुछ कंडीशन है जब अनुमति जरूरी नहीं है। तो हम लोग पहले देखते हैं अनुमति कब आवश्यक नहीं है कलेक्टर की। वो शर्त है कि SC ST यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य अपने में अगर अंतरण करता है, यानी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति को अंतरित करता है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति को अंतरित करता है, या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति को अंतरित करता है, या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति को अंतरित करता है, तो किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी भूमियां उनमें अपने में ही है, कहीं दूसरी जगह नहीं गई है। ठीक, और अंतरण का मतलब है चाहे वो बेचें, चाहे दान करें, चाहे पट्टा करें, चाहे बंधक करें। ठीक है, यानी सेल, गिफ्ट और लीज, मॉर्गेज। ठीक है, उसके बाद है न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अगर विक्रय या कुर्की होती है तो उसमें भी कलेक्टर की परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे SC ST की जमीन पे कोर्ट ने कोई डिक्री पास कर दी किसी के पक्ष में, यानी SC ST के खिलाफ डिक्री पास कर दी गई, और उस डिक्री के निष्पादन में संपत्ति को अटैच किया जाना है, संपत्ति को सेल आउट किया जाना है, तो वहां किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आइए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, कब कृषि भूमि पे परमिशन की जरूरत है, बिना कलेक्टर के अंतरण नहीं हो सकता है। वो है 3 कंडीशन बताई गई हैं कि इन 3 दशाओं में अंतरण किया जा सकता है। यानी ये धारा 98 में बताया गया है, सेक्शन 69 में बताया गया है कि 3 दशाओं में अंतरण किया जा सकता है। ठीक है, पहला है, एक एक करके समझे, सारा राज इसी में छिपा हुआ है। पहला है जब उसके अपने पास अगर वो पुरुष है तो उसका, अगर वो महिला है यानी SC ST महिला है या वो पुरुष है, उसके अपने उत्तराधिकारी नहीं है, यानी उनके कोई बेटी बेटा नहीं है। ठीक है, उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो अगर उनके उत्तराधिकारी नहीं है, कौन से उत्तराधिकारी? ठीक है, जो धारा 108 एवं 110 में बताए गए हैं। तो अगर उनके अपने उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, तो वो अपनी जमीन को बेच सकते हैं। ठीक है, किसी कोई भी उत्तराधिकारी ना हो, और इन उत्तराधिकारी की लिस्ट जो बताई गई है वो धारा 108 और 110 में बताया गया है। कहाँ पे? धारा 108 और
10 में बताया गया है, और 108 और 10 में ध्यान रखिएगा, 108 और 10 में जो उत्तराधिकारी हैं तो बड़ी लंबी लिस्ट है। उसमें जो पहले वर्ग के आते हैं, पहले वर्ग का मतलब है उनके अपने संतान नहीं है, यानी उनकी बेटी नहीं है, उनके बेटे नहीं है, ठीक है ना। तो बेटी है ना ही बेटा है, ना ही कोई थर्ड जेंडर बेटी या बेटा है, ठीक है। तब वो अपनी जमीन को बेच सकते हैं कलेक्टर के अनुमति से। नहीं, कलेक्टर के यहाँ ये बता दें साहब हमारे पास कोई ना तो बेटी है ना बेटा, हम लोग निसंतान हैं, ठीक। तो जांच के उपरांत कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर इसकी जांच करता है। इसकी जांच वो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से करवा सकता है। आगे लिखा हुआ है दूसरी कंडीशन, भूमि जिस जिले में है उससे भिन्न जिले में, यानी जहां वो भूमि स्थित है उससे भिन्न जिले में या किसी दूसरे राज्य में। जैसे वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो मध्य प्रदेश चला गया, या उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में रहता है तो बाराबंकी में, ठीक है। वो क्या करता है, वहां पे कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई वृत्ति कर रहा है, यानी वृत्ति मतलब पढ़ाई लिखाई, डॉक्टरी का पेशा, ये सब कर रहा है, या कोई कारोबार कर रहा है, ठीक है। मतलब इस नौकरी, व्यवसाय, वृत्ति या कारोबार के प्रयोजन के लिए या तो वो हमेशा के लिए वहां बस गया है या वहां पे लगातार रह रहा है सामान्यतया, यानी जहां पे जमीन है वहां कभी कभार आना होता है, ठीक है, एक तरह से छोड़ चुका है वहां पे। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, जब जिला मजिस्ट्रेट, मतलब जिला मजिस्ट्रेट कहना ठीक नहीं है, कलेक्टर, ठीक है, क्योंकि राजस्व मामले के लिए डीएम को हम कलेक्टर बोलते हैं। तो कलेक्टर जांच के उपरांत यदि वो ठीक समझता है, ठीक है, इन शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वो बेचने की अनुज्ञा दे सकता है। तीसरी कंडीशन है जो व्यवहार में बहुत यूज होता है, वो है कलेक्टर का समाधान होने पर निम्नलिखित कारणों पे वो अनुज्ञा दे सकता है। पहला है जब वो SC/ST व्यक्ति घातक बीमारी से ग्रस्त हो, उसे दवा करानी है, इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तब वो डॉक्टर की प्रमाणित रिपोर्ट पे, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे कि डॉक्टर के प्रमाण पत्र पे, ठीक है, उसे अनुज्ञा दी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर कौन हो, ठीक है, झोला छाप डॉक्टर ना हो, ठीक है, तो कोई फिजिशियन हो या इस तरह से कोई एक्सपर्ट डॉक्टर हो तो उसके प्रमाण पत्र पे उसे आदेश दिया जा सकता है, लेकिन जांच के बाद ही कि प्रमाण पत्र कहीं फर्जी तो नहीं है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ठीक है, जो नियमावली बनी हुई है राजस्व संहिता के लिए, नियमावली में नियम 99 की उपधारा 8 के खंड ख में ये प्रमाण पत्र जरूरी है। उसके बाद अन्य भूमि के क्रय करने पर, यानी उसे कहीं भूमि खरीदना है, वो कहीं भूमि खरीद रहा है तो वहां उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी एक जगह की भूमि को बेचना चाहता है, दूसरी जगह खरीदना चाहता है। तो जो भूमि वो बेचना चाहता है, वो खरीदना चाहता है, उसका, ठीक है, विक्रय के करार का, ठीक है, सेल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसकी कॉपी, ठीक है, कोर्ट में यानी कलेक्टर के यहाँ देना होगा। और कलेक्टर जांच के उपरांत उसे बेचने का आदेश दे सकता है। और तीसरा लिखा हुआ है जो व्यवहार में, जो बड़ी व्यवहारिक समस्या है, ठीक है, जो व्यवहार में यही अक्सर यूज होता है कि उसके पास जो भूमि है अगर 1.26 हेक्टेयर से अधिक है, 1.26 हेक्टेयर से अधिक है, तो वो अपनी जमीन कलेक्टर की अनुमति से बेच सकता है, बंधक कर सकता है, दान कर सकता है, पट्टा कर सकता है, बैनामा कर सकता है। लेकिन शर्त है जब उसके पास जो जमीन जितना वो बेचना चाह रहा है उतना बेचने पर भी 1.26 हेक्टेयर से कम ना हो जमीन, ठीक है, यानी अगर कम हो रहा है तो नहीं बेच पाएगा, उससे ज्यादा है तो बेच देगा। जैसे उसके पास जो है 2.26, ठीक है, 2.26 हेक्टेयर भूमि है तो 1.16 हेक्टेयर मतलब आधा बेच सकता है, क्योंकि 1.26 हेक्टेयर से कम नहीं होनी चाहिए बेचने के बाद भी। उससे ज्यादा है तभी बेच पाएगा, अगर उतनी ही जमीन बची है तो बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही बेचेगा तुरंत कम हो जाएगा, या उससे कम पहले से है तो भी नहीं बेच पाएगा। इस आधार पे और आधारों पे बेच सकता है, ठीक है, लेकिन इस आधार पे नहीं बेच पाएगा। तो जब 1.26 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो तो चाहे बीमार हो या ना बीमार हो, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी हो या ना हो, या
उससे कहीं बस गया हो या ना बसा हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसके पास 1.26 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है तो कलेक्टर की अनुज्ञा से वो अपनी ज़मीन बेच सकता है। ये कहाँ बताया गया है? नियमावली 99 के खंड 8 की उपधारा घ उपखंड घ और अंगा में। ठीक है, नियमावली 99 यानी नियम 99 की उपधारा 8 के खंड घ और अंगा में ये बात स्पष्ट तौर से बताई गई है। तो यहाँ ध्यान क्या देना है आपको, ये जो आधार लिखे हैं ये सब अल्टरनेट हैं, वैकल्पिक है। इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाए तो वो अपनी जमीन का अंतरण कर सकता है, कोई रोक नहीं है। बस कोई एक शर्त पूरी हो जाए, चाहे उसके उत्तराधिकारी ना हो, चाहे वो कहीं बस गया हो, कारोबार कर रहा हो, नौकरी करने लगा हो भिन्न जिले में या किसी दूसरे राज्य में, या वो घातक रूप से बीमार हो, ठीक है, इलाज का पैसा चाहिए, या वो कहीं ज़मीन खरीद रहा है, ठीक है, या उसकी ज़मीन 1.26 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो होगा क्या, कलेक्टर के यहाँ इसका, ठीक है, कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन देना पड़ता है। कलेक्टर जांच के उपरांत, ठीक है, आदेश देगा और तभी इसका जो है अंतरण किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अगर कलेक्टर के लिखित अनुमति के बिना अंतरण भूमि का किया गया तो वो भूमि का अंतरण शून्य हो जाएगा, बैनामा खारिज हो जाएगा और वो भूमि, ध्यान दीजिए, वो भूमि होगी क्या, वो भूमि राज्य सरकार में चली जाएगी, अब किसी को नहीं मिलेगी। SC/ST ने अंतरण किया तो उसको तो पैसा मिल ही गया है, लेकिन भूमि नहीं वापस मिलेगी, वो भूमि चली जाएगी राज्य सरकार को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ लिखा भी है मैंने, ये केस भी है, सोमपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2002। इस केस में कहा गया कि धारा 98 और 99 के उल्लंघन में किया गया अंतरण शून्य होगा। ठीक है, ये अंतरण शून्य होगा, धारा 105 में बताया गया है, तथा बैनामा खारिज हो जाएगा, भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इस पे केस भी ये बता दिया मैंने। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो यही आधार हैं जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि का अंतरण कर सकता है। अब मैं आप लोगों को, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इससे जुड़े हुए SC/ST से जुड़े हुए और कानून, भूमि से जुड़े हुए और कानून, उत्तराधिकार से जुड़े हुए कानूनों का ऐसे धीरे धीरे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहूँगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी करते रहिएगा।